नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। दिल्ली सोमवार को घने धुंध और स्मॉग की चपेट में रही है। राजधानी में वायु प्रदूषण का स्तर और खराब हो गया है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 498 पर पहुंच गया है, जो कि भयंकर यानी सीवियर श्रेणी में आता है। दिल्ली में कुल 40 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन हैं। इनमें से 38 स्टेशन पर वायु गुणवत्ता भयंकर दर्ज की गई है। 2 स्टेशन पर स्तर बहुत ही खराब था। जहांगीरपुरी सबसे प्रदूषित क्षेत्र रहा, जहां AQI 498 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार AQI 401 से 500 के बीच भयंकर माना जाता है और यह गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुसार दिल्ली की हवा निकट भविष्य में भी भयंकर श्रेणी में बनी रहेगी। कांग्रेस पार्टी ने प्रदूषण और विकास को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि आर्थिक विकास के नाम पर लोगों की सेहत से समझौता नहीं किया जा सकता। पार्टी ने साफ कहा है कि तेज विकास की कीमत बढ़ता प्रदूषण नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने मौजूदा ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि ग्रैप योजना ज्यादातर संकट के समय लागू की जाती है, यानी जब हालात बिगड़ जाते हैं तब सरकार जागती है। ये नीति समस्या को पहले से रोकने के बजाय बाद में संभालने पर ज्यादा ध्यान देती है। उन्होंने कहा कि देश को साल भर हर सेक्टर में सख्त और तेज कार्रवाई की जरूरत है, न कि सिर्फ अक्टूबर से दिसंबर की सर्दियों में। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार दीर्घकालीन और स्थायी क्लीन एयर नीति बनाए ताकि लोगों को जहरीली हवा में सांस न लेनी पड़े। जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि 9 दिसंबर 2025 को राज्यसभा में सरकार ने दावा किया कि वायु प्रदूषण और मौत या बीमारी के बीच कोई पक्का डेटा नहीं है। उन्होंने बताया कि ऐसा ही बयान सरकार पहले भी 29 जुलाई 2024 को संसद में दे चुकी है। जयराम रमेश ने इन दोनों बयानों को असंवेदनशील बताया है और कहा कि ये वैज्ञानिक तथ्यों के बिल्कुल उलट हैं। जयराम रमेश ने हालिया शोध का हवाला देते हुए कहा कि जुलाई 2024 में द लैंसेट में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक भारत में होने वाली कुल मौतों में से 7.2% मौतें वायु प्रदूषण से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 बड़े शहरों में ही हर साल लगभग 34,000 लोगों की मौत वायु प्रदूषण के कारण होती है। दिल्ली की बिगड़ती हवा को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA को कड़ी फटकार लगाई। आयोग ने कहा कि राजधानी की सड़कों के रखरखाव में गंभीर खामियां और बार बार लापरवाही सामने आ रही है। CAQM के मुताबिक उसकी फ्लाइंग स्क्वाड टीमों ने DDA के अधीन आने वाली 136 सड़कें जांची हैं। CAQM ने साफ कहा है कि सड़कों पर धूल, कचरा और मलबा दिल्ली की हवा को और जहरीला बना रहा है। आयोग ने DDA से सख्त कदम उठाने और लापरवाही तुरंत खत्म करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की विदेश यात्रा पर रवाना हुए। भारत सरकार के मुताबिक ये तीनों देश भारत के साथ सभ्यतागत संबंध और मजबूत द्विपक्षीय रिश्ते साझा करते हैं। रवाना होने से पहले जारी बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी यात्रा की शुरुआत जॉर्डन से होगी। PM ने कहा यह यात्रा भारत और जॉर्डन के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के मौके पर हो रही है, इसलिए ये दौरा ऐतिहासिक है। पहलगाम आतंकी हमले के मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA सोमवार को चार्जशीट दाखिल करेगी। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। हमला पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों ने किया था। जांच में NIA को पता चला कि 3 आतंकवादी सीधे तौर पर 22 अप्रैल के हमले में शामिल थे। अब एजेंसी अपनी चार्जशीट जम्मू की NIA विशेष अदालत में पेश करेगी। बता दें, जून में NIA ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था जो इन 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को छुपाने में शामिल थे। ये तीनों आतंकवादी जुलाई में सेना द्वारा मारे गए थे। इन दोनों ने NIA को बताया कि हमलावर पाकिस्तानी नागरिक थे और लश्कर-ए-तैयबा संगठन से जुड़े थे। NIA अधिकारियों के अनुसार इन दोनों ने आतंकवादियों को खाना, आश्रय और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। हरियाणा सरकार ने IPS शत्रुजीत कपूर को राज्य पुलिस प्रमुख यानी DGP का पद से हटा दिया है। यह आदेश 2 महीने बाद आया है, जब उन्हें IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की मौत को लेकर विवाद के बीच छुट्टी पर भेजा गया था। शत्रुजीत कपूर के स्थान पर OP सिंह को कार्यकारी DGP के रूप में नियुक्त किया गया है। OP सिंह को अतिरिक्त चार्ज दिया गया था और वो 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के करीब 1 महीने बाद जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच हाल ही में एक मुलाकात हुई है। गौरतलब है कि बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, और BJP दोनों के खिलाफ
चुनाव लड़ा था। ऐसे में ये मुलाकात राजनीतिक रूप से काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि दोनों दलों के सूत्रों ने इस मुलाकात के महत्व को कम करके बताया है और कहा कि इसका कोई बड़ा राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। ये मुलाकात इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि कुछ साल पहले प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच रिश्ते काफी कड़वाहट के साथ टूटे थे। इसके बाद से प्रशांत किशोर लगातार कांग्रेस की आलोचना करते रहे हैं। यहाँ तक कि बिहार चुनाव के दौरान भी प्रशांत किशोर ने कहा कि एसआईआर और राहुल गांधी का वोट चोरी अभियान बिहार में चुनावी मुद्दा नहीं है। ऐसे में चुनाव के बाद प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की मुलाकात राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर रही है। उत्तर प्रदेश में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान मतदाता सूची को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में करीब 4 करोड़ मतदाता गायब हैं। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में जहां पंकज चौधरी को औपचारिक रूप से उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया, मुख्यमंत्री योगी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अहम निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 करोड़ का गैप मिसिंग है। ये आपके विरोधी नहीं है, इनमें से 90% आपके मतदाता हैं। मुख्यमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि एसआईआर के बचे हुए 12 दिनों में वो अपने अपने बूथ पर हर वोटर तक पहुंचे और ये सुनिश्चित करें कि सभी का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने बीजेपी और संघ परिवार पर तीखा हमला बोला। स्टालिन ने कहा कि केंद्र में बीजेपी के लगातार तीसरी जीत के बाद दक्षिणपंथी और प्रतिक्रियावादी ताकतें पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो गई हैं। स्टालिन ने साफ कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या पूरा संघ परिवार, कोई भी तमिलनाडु में जीत हासिल नहीं कर सकता है। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु की राजनीति की सोच अलग है और यहाँ धर्म, नफरत और विभाजन की राजनीति नहीं चलेगी। उन्होंने दावा किया कि राज्य की जनता बीजेपी की विचारधारा को कभी स्वीकार नहीं करेगी। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी भारत के दौरे पर हैं। मेसी से जुड़े कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल में मची अफरा तफरी को देखते हुए दिल्ली पुलिस सुरक्षा को लेकर अलर्ट है। दिल्ली में सोमवार को होने वाले कार्यक्रम के लिए दिल्ली पुलिस ने अरुण जेटली स्टेडियम और उसके आसपास मल्टी लेयर्ड सुरक्षा व्यवस्था की है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अधिकारियों ने रविवार को बताया कि ये कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। बता दें, शनिवार को मेसी जब कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे तो दर्शकों में उनको लेकर जबरदस्त उत्साह था। हालांकि उत्साह कुछ ही समय बाद गुस्से में बदल गया जब लियोनेल मेसी वहां से जल्दी निकल गए। इस दौरान स्टेडियम में कुर्सियां और बोतलें फेंकते दर्शकों की तस्वीरें भी सामने आईं। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस विंस ने पुष्टि की है कि बॉन्डी बीच पर गोलीबारी की घटना में 10 साल की एक बच्ची समेत 15 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि हमलावरों में से भी एक की मौत हो गई है। पुलिस कमिश्नर माल नैनियन ने कहा है कि दोनों हमलावर पिता और बेटा थे। पिता की उम्र 50 साल और बेटी की उम्र 24 साल बताई गई है। पुलिस के मुताबिक 50 वर्षीय हमलावर को पुलिस ने गोली मार दी थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं 24 वर्षीय युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद 42 लोगों को अस्पताल ले जाया गया। इनमें वो पुलिसकर्मी भी शामिल हैं जो मौके पर ड्यूटी पर मौजूद थे। पुलिस ने बताया है कि 50 वर्षीय व्यक्ति के पास हथियार रखने का लाइसेंस था। उसके नाम पर 6 हथियार रजिस्टर्ड थे और बॉन्डी बीच से भी 6 हथियार बरामद किए गए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने कहा है कि भविष्य में इस तरह के हमलों से निपटने के लिए हर जरूरी संसाधन लगाए जाएंगे। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई समाज में यहूदी विरोधी भावना को पूरी तरह खत्म करने का भी संकल्प जताया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में यहूदी समुदाय के एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हुई गोलीबारी को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे ठंडे दिमाग से की गई हत्या कहा। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पहले ही ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ को चेतावनी दी थी कि फिलिस्तीनी राज्य का समर्थन करने से ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी नफरत बढ़ेगी। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने अगस्त में प्रधानमंत्री अल्बनीज़ को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि फिलिस्तीनी राज्य की मांग से हमास जैसे आतंकी संगठनों को हौसला मिलेगा और इससे ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के खिलाफ नफरत और हिंसा बढ़ेगी। नेतन्याहू ने अपने भाषण में आरोप लगाया कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार एंटी सेमिटिज्म को रोकने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि सरकार की चुप्पी और नीतियों की वजह से ये नफरत फैलती गई और अब इसका नतीजा जानलेवा हमले के रूप में सामने आया है। बता दें, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने 11 अगस्त को ऐलान किया था कि ऑस्ट्रेलिया सितंबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देगा।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने को लेकर बड़ा बयान दिया। जेलेंस्की ने कहा कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को मजबूत सुरक्षा गारंटी देते हैं तो उनका देश नाटो में शामिल होने की मांग छोड़ने को तैयार है। हालांकि जेलेंस्की ने साफ कर दिया कि वो रूस को यूक्रेनी जमीन देने के किसी भी सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने अमेरिका की उस सोच को खारिज कर दिया जिसमें युद्ध खत्म करने के लिए रूस को इलाका सौंपने की बात कही जा रही है। रविवार को जेलेंस्की जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे, जहां उनकी अमेरिका और यूरोप के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठकें हुई। ये बैठकें यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशों का हिस्सा हैं। जेलेंस्की ने कहा कि जब अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को नाटो में शामिल करने से इनकार कर दिया है, तो अब यूक्रेन को नाटो जैसे सुरक्षा वादे चाहिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.